जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये निकलकर हमारे सामने आती है कि इस किसान आंदोलन की, जिसको आपने नाम दिया है बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, इसकी अवधि कितनी है? बरड़ किसान आंदोलन, आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर गच्चा मत खा जाइएगा कि बरड़ किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या होगा, क्योंकि इसका जो केंद्र है वो असल में बूंदी है। तो स्टेट जो है, जो रियासत है वो बूंदी रियासत है। और इसका जो अन्य नाम हमें प्राप्त होता है, याद रखिएगा, दोबारा मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, तो केंद्र या जो रियासत है इस किसान आंदोलन की बूंदी है। अवधि कितनी आएगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बूंदी के अंदर या बरड़ किसान आंदोलन में, तो इसकी जो अवधि है बूंदी किसान आंदोलन की अथवा बरड़ किसान आंदोलन की, दो चरणों में चलता है। पहला चरण 1922 से लेकर 1923, और जो द्वितीय चरण जो होता है, जो सफलतापूर्वक समाप्त होता है 1936 ईस्वी के अंदर, ये आंदोलन समाप्त होता है। रियासत बूंदी है। जाति यहाँ पर, ये गौरतलब है, जाति जिस जाति ने यहाँ पर बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई आंदोलन में, वो गुर्जर जाति थी। और कारणों की यदि हम बात करें कि किस कारण से ये आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने बाकी किसान आंदोलनों में देखा है, अत्यधिक भू राजस्व। तो पहली बात तो ये कि ऊंची दरों का लगान होना यहाँ पर, यानी कि अत्यधिक भू राजस्व। और यहाँ पर बेगारी भी एक प्रथा थी। बेगारी का मतलब क्या होता है? बेगारी का साफ मतलब होता है बिना पैसा दिए आप किसी से मजदूरी करवा रहे हैं। और यहाँ पर 25 प्रकार के लाग बाग लागू थे। अब बात फिर वहीं आकर टिकती है कि साहब ये लाग बाग क्या है? तो आपका आंसर होगा, लाग बाग का मतलब जो स्पष्ट तौर पर, जो निश्चित तौर पर निकलता है, वो होता है भू राजस्व करके अतिरिक्त वसूले जाने वाले जो कर होते हैं। एक और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण आता है, वो था यहाँ पर सरकारी भ्रष्टाचार। सरकारी भ्रष्टाचार। और राम नारायण जी चौधरी, जो कि जिन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने तो एक प्रकार से यहाँ पर एक पर्चा जारी किया था। और वो पर्चा जारी करते हुए, जिसको हम कहते हैं राजस्थान, मतलब रामनारायण चौधरी जी ने, ये बूंदी रियासत को एक अभिशाप, बूंदी रियासत में सरकारी भ्रष्टाचार को अभिशाप माना था। ये बड़ा मतलब उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी इस बात को कहना कि किसी उस रियासत काल में भ्रष्टाचार के चलते कोई किसान आंदोलन हुआ हो। तो सरकारी भ्रष्टाचार यहाँ पर बड़ा ही एक प्रमुख मुद्दा था। दूसरी बात, यहाँ पर सरकार द्वारा गुर्जर जाति की सामाजिक परंपराओं में जो हस्तक्षेप किया गया, गुर्जर जाति की सामाजिक परंपराओं में यहाँ पर जो हस्तक्षेप किया गया, उसके विरोध में भी, हस्तक्षेप के विरोध में भी ये किसान आंदोलन हुआ। देखो, सीधी सी बात ये है कि हर जाति के अंदर अपनी कुछ बुराइयां पाई जाती है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आप डायरेक्ट बिना किसी जाति को विश्वास में लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रिटिश हुकूमत के देखा देखी कि जी वो भी अपने ब्रिटिश प्रांतों में इस प्रकार के कुप्रथाओं पर को बंद करी, तो हम भी करें। इन्होंने क्या किया, गुर्जर जाति ही नहीं, आज भी हम जानते हैं हमारे यहाँ पर जो मृत्यु भोज होता है, वो मात्र गुर्जर जाति का अभिशाप नहीं, सब जातियों में होता है। तो कुल मिलाकर जब आप किसी सामाजिक बुराइयों पर हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो आपको उस समाज को विश्वास में लेना आवश्यक होता है, और ये हर काल की सरकारों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये गुर्जर जाति ने अपने सामाजिक ढांचे के अंदर इस पर सीधा प्रहार माना, और ये कहा कि यदि आपने मृत्यु भोज किया,
तो आपको 500 रुपए जुर्माना, भैया जी उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। आपको जी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और या 500 रुपए जुर्माना या 3 माह का कारावास, या फिर अशोक जी राम राम, या फिर 3 माह का कारावास। अब आप सोचिएगा ये कितनी बड़ी बात थी कि इस प्रकार की बात आना। तो ये बड़ा एक अनूठा कारण बना कि बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन में सरकार के द्वारा गुर्जर जाति के सामाजिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया गया, उसने इस विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, बढ़ा दिया। इसके अलावा ये भी कहा गया, युद्ध कोष के नाम पर एक और कर लगा दिया। यहाँ की सरकार ने युद्ध कोष के नाम पर 1 आना प्रति 1 रुपया। अब आप समझिएगा इस बात को, 1 आना प्रति 1 रुपया यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया। तो ये भी एक प्रकार का बड़ा ही विरोध का स्वर बुलंद हुआ कि आप किस इस प्रकार से कैसे 1 रुपया प्रति 1 आना टैक्स आरोपित कर सकते हो गरीब भोली भाली जनता पर। तो 1 आना प्रति 1 रुपया यहाँ पर युद्ध कोष लगाया गया। इस पर भी जो गुर्जर समाज था वो काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब नाराज रहा सरकार से। अच्छा, जब बात आती है कि नेतृत्व किसने किया, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व लीड किसने किया, तो लीड जो किया गया वो कोटा के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने की हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी, पंडित नैनूराम शर्मा जी। पंडित नैनूराम शर्मा, याद रखिएगा, पुलिस इंस्पेक्टर थे, और बाद में फिर इनकी सार्वजनिक तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें आगे जाकर पढ़नी ही पड़ेगी। तो आपने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी, आपने आगे जाकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। तो अब आप सोचिएगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करी, जो शुरुआती दौर में निष्क्रिय रहा। फिर 1939 के अंदर आपने पुनर्जीवित किया हाड़ौती प्रजामंडल को कोटा प्रजामंडल के नाम पर। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया वो मुख्य रूप में पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा किया गया। बाद में यहाँ पर नारायण सिंह, भंवरलाल, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी आदि सहयोगी के रूप में यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा के साथ सहयोगियों के रूप में जुड़ते चले गए। यानी कि राम नारायण जी चौधरी, यहाँ पर नारायण सिंह, भंवरलाल, तमाम जो नाम है मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना रहे। नारायण सिंह जी, इसके अलावा हरिभाई किंकर, इन तमाम लोगों की यहाँ पर नेतृत्व प्राप्त हुआ, और इस नेतृत्व ने इस आंदोलन को बखूबी अंजाम दिया। कुछ विशेषताएं देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं निकलकर हमारे सामने आती हैं। बूंदी अथवा बरड़ किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी। देखो, पहली विशेषता ये थी कि किसान सभाओं में अश्लील गीत नहीं गाए जाएंगे। ये फैसला लिया गया किसान सभाओं में। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि किसान सभाओं में साहब अश्लील गीत नहीं गाए जाएंगे। दूसरी बात, एक और विशेषता यहाँ की थी कि यहाँ पर सशस्त्र स्त्रियों की भागीदारी रही। अब आप सोचिएगा ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी उस जमाने में, सशस्त्र स्त्रियों की भागीदारी किसी एक किसान आंदोलन में हमें देखने को मिलती है, तो वो बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन है। इसी संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और मैं आपके सामने निकाल देता हूं, देखिएगा। आप जानते हैं कि मोहम्मद मुजीब का जो नाटक था आजमाइश, मोहम्मद मुजीब की जो रचना थी,
आजमाइश, ये बात आपको मालूम चल गई होगी कि आज 10 बजे आपका एक पेपर है, प्राचीन भारत से प्रागैतिहास, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता का। मैं पहले भी अनाउंस कर चुका था, मैंने अभी नोटिफिकेशन पर डाल भी दिया है। और दोबारा मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है अपनी तैयारी को शार्प करने का, कि आप टेस्ट पेपर का साथ पकड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सुमित्रा जी नमस्कार। तो मोहम्मद मुजीब का जो नाटक था आजमाइश, उसने ये कहा था कि जी 1857 के दौरान टोंक के अंदर, 1857 के गदर में, कहा टोंक के अंदर स्त्रियों ने भी भागीदारी करी थी। स्त्रियों के द्वारा भी भागीदारी की गई थी। अशोक जी, भाई साहब अपना नोटिफिकेशन स्टार्ट करिए। मैं पिछले सोमवार को भी डाल चुका था इस नोटिफिकेशन को। आप लोगों को नोटिफिकेशन लगातार चेक करने चाहिए। क्लासेस में लगातार बोलता हूं मैं हर बार, और आज भी मैंने डाला। तो एक बार या तो आप क्लास के अपने एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन में जाकर चेक किया करें, अथवा अपने आप को अपडेट रखें, अथवा मोबाइल का जो नोटिफिकेशन सेक्शन है उसे ऑन करें, ताकि आपको सूचनाएं बराबर मिलती रहें। आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो ये बड़ी विशेषता थी इसका भी। यदि हम स्वरूप की बात करें कि ये किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, तो वही अहिंसात्मक, गांधीवादी। इस किसान आंदोलन का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि राजस्थान सेवा संघ ने तो एक पर्चा भी जारी किया था। राजस्थान सेवा संघ, अब मैंने कल वाली क्लास के अंदर आपको बहुत स्पष्ट तौर पर इस बारे में बताया था कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी जनाब, वो स्थापना हुई थी, आप लोगों को मालूम है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। कहां पर? वर्धा में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसके सचिव कौन थे? आजीवन सचिव राम नारायण जी चौधरी। संस्थापक कौन थे इसके? विजय सिंह पथिक साहब। विजय सिंह पथिक, आप जानते हो, इन्हें इन्हें महात्मा भी कहा गया है, राष्ट्रीय पथिक भी कहा गया है, किसान आंदोलनों का जनक भी कहा गया है। राजस्थान सेवा संघ की हमारे को कुल 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कहाँ कहाँ? कोटा, बूंदी, जयपुर एवं जोधपुर। तो राजस्थान सेवा संघ ने यहाँ पर एक पर्चा जारी किया था बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के दौरान, बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। क्योंकि ये इसका इसकी पृष्ठभूमि है, इस किसान आंदोलन की ये भूमिका है। और इसी इन तमाम बातों के लिए एक बड़ी किसान सभा का आयोजन हुआ था 2 अप्रैल 1923 को, बूंदी के डाबी नामक स्थान पर, जहां पर हत्याकांड हुआ, और वो हमें डाबी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डाबी हत्याकांड है, इसको मैं लूंगा अगली स्लाइड पर। एक बार यहां तक की सारी बात को ढंग से आप लोग पढ़ लें पहले, और पढ़कर मुझे कंफर्म करें। पूरी बात को ढंग से देख लीजिए एक बार, और देख कर हैंड रेज करते रहे मेरे सामने, या मुझे मैसेज, जो भी आपकी इच्छा हो। अच्छे से इसको एक बार देख लें, पढ़ लें, उसके बाद फिर अपन बूंदी को कंप्लीट करते हैं।
जल्दी से देख लीजिए। जी सुमित्रा। जी। विजेंद्र, राइट। कविता। आगे बढ़ जाऊं भैया? युद्ध कोष का मतलब होता है जब अम, या तो ब्रिटिश सरकार जो प्रथम विश्व युद्ध से अभी अभी हाल में ही निवृत्त हुई है 1918-19 के अंदर, और या बूंदी रियासत, तो इस जमाने में कोई रियासत तो युद्ध तो कर नहीं रही थी, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो बोझ था वो ब्रिटिश हुक्मरानों ने अपने अपने अधीन रियासतों पर डाला था। उस युद्ध कोष को रियासतों ने किसानों पर लाद दिया और ये कहा गया कि आपकी रक्षा हमने करी, हम लड़े किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। तो आपको प्रति 1 रुपया 1 आना आपको युद्ध कोष आपको देना ही होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। तो ये जो किसान आंदोलन था ये प्रसिद्ध रहा किसके रूप में? डाबी हत्याकांड के रूप में। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी या डाबी जो कि बूंदी रियासत के अंदर पड़ता है, बूंदी जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर 2 अप्रैल 1923 को होता है। यहाँ पर किसान सभा का नेतृत्व हरलाल गुर्जर के द्वारा किया जा रहा था, हरलाल जी गुर्जर के द्वारा। इसी समय कप्तान इकराम हुसैन, मैंने कल वाली क्लास में बहुत स्पष्ट किया था, वो कल या परसों वाली क्लास में, कप्तान इकराम हुसैन जो कि फौजदार है बूंदी रियासत का, वो पहुंचता है। जिस समय ये पहुंचता है उस समय नानक जी भील नामक एक उत्साही युवक मंच पर खड़ा होकर झंडा फहराते हुए गीत गाता है। उस गीत के बोल थे, गाड़ा रह जाओ रे मर्दाओ। मतलब आप टिके रहना, गोली चलेगी गाली चलेगी लेकिन आपको हिलना नहीं। कप्तान इकराम हुसैन नानक जी भील को चेतावनी देता है कि आप नीचे उतरिए, लेकिन नानक जी भील नहीं मानता है। कप्तान इकराम हुसैन के द्वारा जो गोली चलाई जाती है उसमें नानक जी भील एवं देवलाल गुर्जर दोनों शहीद होते हैं। याद रखिएगा, नानक जी भील एवं देवलाल गुर्जर दोनों शहीद होते हैं। नानक जी भील को राजस्थान का प्रमुख शहीद भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रमुख शहीद भी कहा जाता है, एवं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों एवं किसानों का प्रेरणा स्रोत भी बोला जाता है। आदिवासियों एवं किसानों का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। किसको? याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण ये हमें सूचना प्राप्त होती है नानक जी भील को। इसी संदर्भ में आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, ये भी मैं आपके सामने और साथ के साथ ही क्लियर कर दूं, ये भी जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि साहब आपने राजस्थान का प्रमुख शहीद तो लिख दिया, लेकिन राजस्थान का अमर शहीद कौन है? राजस्थान का अमर शहीद कौन है? तो भैया याद रखिएगा, राजस्थान का अमर शहीद सागरमल गोपा को बोला जाता है, जिसका संबंध जैसलमेर प्रजामंडल के साथ था। सागरमल गोपा को बोला जाता है जिसका संबंध, याद रखिएगा, जैसलमेर प्रजामंडल के साथ था। सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज।
और उस पुस्तक में उसने जैसलमेर नरेश, महारावल जवाहर सिंह भाटी के अन्यायकारी शोषण, अमानवीय शासन का नंगा सच सामने रखा। जैसलमेर नरेश, महारावल जवाहर सिंह भाटी का चूंकि उसने सच पर्दाफाश किया जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक में, तो सागरमल गोपा को जेल में डलवा दिया गया और जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई केरोसिन का तेल छिड़ककर जवाहर सिंह भाटी के इशारे पर थानेदार गुमान सिंह के द्वारा 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को महारावल जवाहर सिंह भाटी के इशारे पर थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जवाहर सिंह भाटी की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा उस जमाने में जब जवाहर सिंह भाटी को विंडम हॉस्पिटल, नहीं सॉरी, विंडम हॉस्पिटल जोधपुर में है, विंडम हॉस्पिटल का संबंध बालमुकुंद मिश्रा मारवाड़ के जतिन दास से, सॉरी। सो मिट्टी का तेल छिड़ककर हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में गुंडाराज के लेखक सागरमल गोपा को, और इसीलिए सागरमल गोपा को राजस्थान का अमर शहीद भी पुकारा जाता है। याद रखिएगा राजस्थान का अमर शहीद सागरमल गोपा को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का प्रमुख शहीद नानाजी भील को कहा जाता है, जिसकी हत्या कर दी गई 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड के अंतर्गत कप्तान इकराम हुसैन की गोली के द्वारा। और इसी दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों एवं किसानों के प्रेरणा स्रोत या राजस्थान के प्रमुख शहीद नानाजी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा जिसे हम कहते हैं अर्जी गीत। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि साहब ये माणिक्यलाल वर्मा जी कौन है? आप लोग जानते हैं राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा गया है। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो गीत लिखा था उसके बोल थे पंछीड़ा, उसका शीर्षक था पंछीड़ा। आपने किताब लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, और माणिक्यलाल वर्मा ने ही 24 अप्रैल 1938 को, याद रखिएगा इस बात को, 24 अप्रैल 1938 को आपने मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी। मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल की भी आपने स्थापना करी थी। आपसे मतलब कौन है? आप लोग जानते हैं, जो माणिक्यलाल वर्मा है। तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानाजी भील की याद में जो गीत लिखा वो गीत है कौन सा? अर्जी। उसके पहले वो पंछीड़ा नामक गीत भी लिख चुके थे। डाबी हत्याकांड के पश्चात आप लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से घटनाक्रम घटा, तो किसानों के अंदर पूरा जो जोश है वो पक्की बात है कि समाप्त होगा। राजस्थान सेवा संघ ने, मैंने कहा था कि एक पर्चा निकाला था बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार, तो जो राजस्थान सेवा संघ है उसने यहाँ की जांच का दायरा किसको सौंपा? जांच समिति राम नारायण जी चौधरी को। और राम नारायण चौधरी जी ने कहा कि बूंदी राज्य में का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो रिश्वत है। भ्रष्टाचार अथवा रिश्वत को बूंदी राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप, बूंदी राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप बतलाया किसने? राम नारायण जी चौधरी जी ने। राजस्थान सेवा संघ जिन्होंने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक एक पर्चा पहले ही जारी किया था, इसके पश्चात ये आंदोलन एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद दोबारा इसे सक्रिय किया जाता है 1936 में 5 अक्टूबर को, जो कि इस आंदोलन का अंतिम चरण होता है। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली, याद रखिएगा बूंदी के अंदर
फुड़ेश्वर महादेव मंदिर में एक सभा का आयोजन होता है? फुड़ेश्वर शिवालय, किसान सभा का यहाँ पर आयोजन होता है कहाँ पर? हिंडोली। हिंडोली वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? बूंदी में, जिसमें उस इलाके के 500 किसान, जिनमें मीणा भी थे और गुर्जर भी थे, उपस्थित होते हैं। सरकार इस बात से थोड़ी सी चिंतित होती है जिस प्रकार से यहाँ पे किसानों का एक मजमा लगता है और फौरी तौर पर किसानों को 1936 के अंदर राहत दी जाती है, भू राजस्व में कमी की जाती है, इसके अलावा कुछ लाग बागों में उनको कमी की जाती है, बेगार समाप्त कर दी जाती है और उनकी समस्याओं पर ध्यान देने का एक आदेश या उन्हें मशवरा दिया जाता है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है। उसके पश्चात ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन समाप्त होता है। एक बार दोबारा यहाँ से देख लीजिए, देखकर मुझे कंफर्म करिएगा बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। देख लीजिए अच्छे से। मैं 2-3 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, हालांकि ये स्लाइड आपने पहले भी देख ली थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसके बाद फिर अपन अगला किसान आंदोलन लेंगे, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन के बाद ही अपन आज ही मेयो किसान आंदोलन भी ले लेंगे और अलवर किसान आंदोलन भी अपन लोग ले लेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक बार तेजी से अपन ये किसान आंदोलन पूरा कर लें। इसके पश्चात आप सेकंड इसको भी देखिएगा एक बार। सो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो आकर्षण आपके सामने आता है, याद रखिएगा, वो डाबी हत्याकांड है जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ है। अब इसी संदर्भ में देखो फिर एक बात और आपके सामने निकलती है, डाबी हत्याकांड। क्लियर है? आप लोगों ने एक बात को बहुत गौर से देखा था कि गोविंदपुरा हत्याकांड, मुझे बताइएगा एक बार आप सभी लोग, गोविंदपुरा हत्याकांड कितनी तारीख को हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड कितनी तारीख को हुआ था? कहाँ पर हुआ था? गोली किस किसने चलाई थी और वो कब? उसमें कितने लोग और कौन कौन मारे गए थे? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, वरना फिर मुझे लिखना पड़ेगा। गोविंदपुरा हत्याकांड मैं लिख देता हूँ आपके सामने। 13 जुलाई 1923 को बेगू किसान आंदोलन के दौरान मुंसरीम अमृतलाल एवं ट्रेंच के द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कुल 11 लोग शहीद हुए थे। 2 लोगों के नाम बड़े उससे आते हैं, रूपाराम धाकड़ और कृपाजी धाकड़। रूपाराम धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ कारण की जो बिजोलिया किसान आंदोलन या बेगू किसान आंदोलन है, वो बेसिकली उनका संबंध धाकड़ जाति के साथ है। तो एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा, बरड़ किसान आंदोलन अच्छे से आपको समझ में आया है अथवा नहीं आया है? कंफर्म कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके प्लीज। सारे मैटर को एक बार ढंग से देख लीजिए आप लोग। जी कविता, एक बार अच्छे से इन सारी चीजों को देख लीजिए। विजन राइट। इसके बाद मैं ले रहा हूँ एक बड़ा महत्वपूर्ण जो जो किसान आंदोलन है, जिसको मारवाड़ किसान आंदोलन कहते हैं। धर्मेंद्र, अशोक, विजेंद्र, कविता, सुमित्रा। जी नेक्स्ट आइएगा। राइट। अगला जो किसान आंदोलन है आपके सामने वो है मारवाड़ किसान आंदोलन। याद रखिएगा, मारवाड़ किसान आंदोलन को आप जोधपुर किसान आंदोलन के नाम से भी जान सकते हैं। इस किसान आंदोलन की अवधि
मारवाड़ किसान आंदोलन की अवधि याद रखिएगा 1920 से लेकर 47। 1920 से लेकर 47 इसका केंद्र के क्या है, याद रखिएगा। इसका केंद्र वही जो केंद्र है जोधपुर। कारण क्या था, अब आपको यहाँ दो बातें समझनी होंगी कारण के रूप में, बड़ी महत्वपूर्ण। देखिएगा, संपूर्ण राजस्थान में सबसे बड़ा जागीरी क्षेत्र जो था वो मारवाड़ के अंदर था, जिसको आप जोधपुर बीकानेर वाला हिस्सा कहते हैं। सबसे कम जागीरी क्षेत्र अलवर के अंदर था, जो कि दिल्ली के ज्यादा निकट था। यानी कि हम ये कहें कि अलवर रियासत के अंदर शिक्षा का स्तर किसानों के मध्य में ज्यादा था, क्योंकि बूंदी के पास में थे, ब्रिटिश प्रांत के पास में थे, तो ये ज्यादा प्रगतिशील थे, यहाँ के किसान ज्यादा पढ़े लिखे थे, और यहाँ के राजा का रुख भी थोड़ा सा ज्यादा लिबरल या उदारवादी था। अतः अलवर जैसे इलाके में जागीरी क्षेत्र सबसे कम था। जागीरी क्षेत्र कम होने का मतलब है कि किसानों को सामंती शोषण से बचाव हो रहा है, उनको सामंती शोषण का इतना सामना नहीं करना पड़ रहा जो पारंपरिक जो राजपूत रियासतें थी मारवाड़ जैसी, जहां पर 80% के लगभग कुल रियासत का क्षेत्रफल जागीरी था। तो मेरा मतलब सिंपल सा ये कहना है कि मारवाड़ के अंदर जागीरी शोषण सबसे अधिक था, अलवर जैसी स्थिति में कम था। तो स्वाभाविक है कि अत्यधिक भू राजस्व दर, अत्यधिक बेगार, अत्यधिक लाग बाग, ये सब कहाँ ज्यादा लगेंगे, मारवाड़ के अंदर ज्यादा लगेंगे। और एक और बड़ी अनोखी और विशिष्ट बात मैं आप लोगों को बतला दूं, जो जनरली आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी ही विरोधाभास तो नहीं, लेकिन हाँ आश्चर्यचकित करता है ये तथ्य कि जोधपुर या मारवाड़ किसान आंदोलन की प्रेरणा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन था, क्योंकि उस आंदोलन में भाग लेने के लिए मारवाड़ इलाके के जो सीमांत जो ट्राइबल आदिवासी भील वगैरह थे वो भी पहुंचे थे। उन्होंने फिर यहाँ आकर जब उन्होंने जब देखा कि जब हम वहां जाकर सपोर्ट कर सकते हैं साहब, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दो बातें बड़ी आपके सामने निकलकर अनोखी बातें आ रही हैं, देखिएगा। एक तो सर्वाधिक जागीरी क्षेत्र कहां पर था, मारवाड़ में था। तो भैया जी इसका मतलब क्या हुआ कि जागीरी शोषण, जागीरी या सामंती शोषण भी सर्वाधिक तौर पर कहां पाया जाएगा, मारवाड़ के अंदर। लेकिन सबसे कम, सबसे कम जागीरी क्षेत्र कहां पर था, अलवर जैसी प्रगतिशील रियासत में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ ये दिल्ली के अधिक निकट था। तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर किसानों में अधिक पाया जाएगा, उनके विचार प्रगतिशील होंगे और प्रगतिवादी होंगे, शिक्षित होंगे वो, तो यहाँ जागीरी शोषण का मामला असल में कम था। नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण है, मारवाड़ किसान आंदोलन में नेतृत्व साहब, यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया है वो कई प्रकार के नेताओं के द्वारा है। जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर जुड़े हुए थे। अब रही बात अपने जय नारायण व्यास साहब की, तो आइएगा जय नारायण व्यास साहब के बारे में कुछ अपन चर्चा कर लें। इन जनाब को जानना और भी महत्वपूर्ण है। जय नारायण व्यास, जिन्हें धुन का धनी, जिन्हें मास साहब, जिन्हें 10 नंबरी, जिन्हें लक्कड़ और कक्कड़, जिन्हें शेर ए राजस्थान, जिन्हें राजस्थान का जननायक भी बोला गया है, जय नारायण व्यास, जिन्होंने पीप नामक अंग्रेजी हस्तलिखित
हस्तलिखित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला था? आप जानते हैं 1923 में ब्यावर से निकले हुए तरुण राजस्थान के संपादक मंडल में भी जयनारायण व्यास साहब का नाम था। अच्छा, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और निकलकर हमारे सामने आ रही है, 10 नंबरी। याद रखना भैया, 10 नंबरी किसको बोला गया है? 10 नंबरी जयनारायण व्यास को जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने कहा था। किससे? जयनारायण व्यास साहब को। जयनारायण व्यास साहब जिन्होंने मारवाड़ की दशा और पोपाबाई की पोल जैसे पर्चे भी निकाले थे। मारवाड़ की दशा एवं पोपाबाई की पोल नामक पत्र भी इनके द्वारा निकाले गए। तो ये जयनारायण व्यास साहब का एक परिचय हुआ। अब होता क्या है कि जो नेतृत्व किया गया जयनारायण व्यास साहब और चांदमल सुराणा के द्वारा, तो कुछ आरंभिक संस्थाएं और भी थी इस किसान आंदोलन में, जैसे जो मैंने कहा मारवाड़ हितकारिणी सभा, या राइट। अच्छा, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद। सबसे पहले तो देखिएगा, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, याद रखिएगा इस बात को, मारवाड़ हितकारिणी सभा असल में 1917 में स्थापित हुई थी। मतलब 1917 में जो संस्था स्थापित हुई थी, मरुधर हितकारिणी सभा, उसका बदला हुआ नाम है। क्लियर है? कई पुस्तकों में ये आपको 1915 भी मिलता है, इवन मेरे नोट्स में भी आपको 1915 ही मिलता है। तो ये गोपीनाथ शर्मा और कुछ इतिहासकारों का एक गड़बड़ सा मामला है। तो मैं फाइनल बात फिर आपके सामने बहुत अच्छे से ही रख देता हूं कि असल में 1915 में, आइएगा, 1900 मतलब ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ये 1917 में इसका नाम बदला गया। 1915 में जो संस्था स्थापित हुई थी मरुधर हितकारिणी सभा, ये परिवर्तित हो गई थी। मरुधर हितकारिणी सभा ये कन्वर्ट हो गई थी 1917 में। किस नाम से? मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसने काफी योगदान दिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा 16 मई 1938 को जोधपुर प्रजामंडल के दौरान रणछोड़ दास गट्टाणी ने एक संस्था का और गठन किया था। रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा, जो है मारवाड़ लोक परिषद। तो इस मारवाड़ लोक परिषद का भी बहुत बड़ा योगदान था जोधपुर प्रजामंडल, मतलब मारवाड़ या जोधपुर किसान आंदोलन को चलाने में। तो यदि नेतृत्व की बात की जाए, तो 1915 में स्थापित मरुधर हितकारिणी सभा, जो 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा कहलाई, और 1938 16 मई को स्थापित रणछोड़ दास गट्टाणी नामक कार्यकर्ता के द्वारा स्थापित संस्था मारवाड़ लोक परिषद के तत्वाधान में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ किसान आंदोलन चलाया गया। जयनारायण व्यास साहब को मास्सा धुन का धनी, 10 नंबरी, लक्कड़ कक्कड़ शेर राजस्थान और राजस्थान का जननायक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है। आपने मारवाड़ की दशा और पापा पोपाबाई की पोल नामक समाचार मतलब पत्रों, पर्चों के माध्यम से यहाँ की स्थिति, खस्ता हाल का आपने पूरे विस्तार के साथ अच्छे से आपने वर्णन किया था। अच्छा, एक बड़ी बात और मैं आपके सामने रखूं, यदि मैं जयनारायण व्यास साहब की बात करूं, तो जयनारायण व्यास साहब ने एक समाचार पत्र निकाला था, जो था आगीवाण। याद रखिएगा भैया जी, ये भी कम मामला नहीं है। आगीवाण
ये आगीवाण क्या है भैया, सुन लीजिएगा। आगीवाण असल में, याद रखिएगा इस बात को, ये वो समाचार पत्र है जिसकी ख्याति है राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीवाण। जैसा कि मैंने कहा कि जो पीप नामक आपने हस्तलिखित अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी हस्तलिखित समाचार मतलब पत्र के रूप में प्रकाशित किया अजमेर जेल से, आगीवाण भी जय नारायण व्यास साहब का। तो जय नारायण व्यास साहब उस जमाने का वो अमर ज्योति थी जिसके नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं का, कई नेताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ। राजस्थान में सबसे पहले जन चेतना को उदय करने का श्रेय भी आदरणीय जय नारायण व्यास साहब को है, जो पुष्करना ब्राह्मण थे, इस इलाके के शिक्षक थे। और इस जमाने में मैंने जो बार बार कहा, शेर ए राजस्थान जैसी ख्याति यदि इन्हें मिल रही है तो इन्होंने जन क्रांति को जागृत करने में यहाँ पर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब यदि प्रश्न उठे कि जी मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रेरणा, याद रखिएगा इस बात को, मारवाड़ किसान आंदोलन की प्रेरणा असल में क्या थी? तो असल में मारवाड़ किसान आंदोलन की प्रेरणा प्रेरणा के बारे में आप कहेंगे मोतीलाल तेजावत के द्वारा आरंभ किया गया मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया एकी आंदोलन अथवा भौमट आंदोलन 1921 ईस्वी का। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर जो मोतीलाल तेजावत, अच्छा चलो मोतीलाल तेजावत की बात आ गई तो इनके बारे में भी अपन क्वेश्चन निकाल लें, क्योंकि मेरी तो बड़ी गंदी सी आदत है इस प्रकार की टांग बहुत ज्यादा अड़ाने की। तो मोतीलाल तेजावत को याद रखिएगा, मेवाड़ का गांधी भी कहा गया है। जिन्होंने पुस्तिका लिखी थी मेवाड़ की पुकार। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक का मैटर बड़ा अनोखा, बड़ा विशिष्ट प्रकार का पूरे व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो मेवाड़ का गांधी भी कहा गया है मोतीलाल तेजावत साहब को, जिनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था 1921 में, एकिया भूमट आंदोलन, उसमें मारवाड़ के सीमांतीय ट्राइबल्स या आदिवासियों ने भाग लिया था। और उस वो प्रेरणा आगे जाके मारवाड़ किसान आंदोलन की हमारे सामने बनकर सामने आती है। तेजावत साहब को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र के रूप में एक पर्चा लिखा था मेवाड़ के महाराणा को सौंपने के लिए। और उससे आपने जगदीश मंदिर उदयपुर की सीढ़ियों से आपने पढ़ा भी था, सो अपने एक ही आंदोलन के दौरान। सो ये आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत साहब का आंदोलन था, ये सबसे बड़ी प्रेरणा था मारवाड़ किसान आंदोलन की। यहाँ तक की बात को कंफर्म करिएगा, क्या समझ में आ गया है आप लोगों को? इसके बाद में मारवाड़ को कंप्लीट करता हूँ। कविता, सुमित्रा, क्या बात है, बड़ी स्पीड से समझ में आ गया यार। अशोक जी, राम भाई साहब, विजेंद्र, तो मुझे आगे चलना चाहिए, इसका मतलब फिर ये हुआ। ठीक है साहब, चलो शुरू से तो पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है कविता। नेक्स्ट आइएगा। अब हमें देखना है कि इस आंदोलन का घटनाक्रम असल में क्या घटता है। देखिएगा, 1920 के अंदर एक आंदोलन होता है जिसको हम कहते हैं तोल आंदोलन। इस तोल आंदोलन ने संपूर्ण मारवाड़ के किसानों को विरोध की अग्नि में झुलसा दिया। जो 1920 में आरंभ हुआ,
इसका कारण क्या था? 100 तोले के एक शेर को घटाकर उसका वजन कितना कर दिया गया? 80 तोला। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक शेर बीज खरीदना है किसान को, तो उसको कितने बीज मिलेंगे? 80 तोला। यानी कि 20 तोले की कमी हो गई, लेकिन कीमत जो पहले 100 तोले के एक शेर की 50 रुपया था, वो अब भी देना पड़ेगा। तो पैसा उतना ही देना पड़ रहा है, लेकिन वस्तु कम प्राप्त हो रही है। तो इस तोल, जो 100 तोले के एक शेर को घटाकर 80 तोला किया गया, इसके विरोध में 1920 में तोल आंदोलन आरंभ हुआ। तोल आंदोलन की अग्नि में, तोल आंदोलन की आड़ में, तोल आंदोलन के साथ ही मारवाड़ के किसान भी लामबंद होते चले गए। इसी बीच एक घटना और घटती जिसने इस आंदोलन को और हवा दी। इनकी एक नीति थी मारवाड़ की, कि ये मादा पशुओं का निर्यात किया करते थे। स्वाभाविक है, इस बात पर सर्वाधिक आपत्ति जताई गई जयनारायण व्यास जी के द्वारा कि जब आप मादा पशुओं का निर्यात कर दोगे, तो ये बताइए, उनका निर्यात कर दोगे आप, तो फिर यहाँ पर मतलब बछड़े कैसे, बच्चे कैसे पैदा हो? जब बछड़ा नहीं होगा, जब मादा पशु आपने बाहर निकाल दिया, जब वो पैदा नहीं होगा, तो खेती नहीं होगी। खेती नहीं होगी तो टैक्स नहीं चुका पाओगे। कुल मिलाकर जो पूरी स्टेट का जो इकोनॉमी है, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो तबाह होने की कगार पर आ जाएगा। तो मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने की पुरजोर मांग की गई जयनारायण व्यास या मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में, और उसने फिर असर दिखाया। इसी बीच एक बड़ी घटना और घटती है। आप लोगों ने एक बात को और देखा होगा कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में, मतलब जोधपुर के अंदर 26 जनवरी 1932 को प्रजामंडल कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल, प्रजामंडल कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल ने 26 जनवरी 1932 को, याद रखिएगा, जोधपुर की जूनी धान मंडी में स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप तिरंगा लहराया। जो आह्वान दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, उसी को अमली जामा पहनाते हुए जोधपुर के अंदर प्रजामंडल के कार्यकर्ता छगनराज चौपासनीवाल ने जूनी धान मंडी में तिरंगा लहराया। कितनी तारीख को? 26 जनवरी 1932 को। इसके पश्चात जो दमन की कार्यवाही थी, वो तेज होती चली गई मारवाड़ के अंदर, क्योंकि उस जमाने में रियासत में तिरंगा लहराना किसी देशद्रोह से कम नहीं था। तो फिलहाल 1938 से लेकर 1939 वाला जो दौर था, उसमें इस किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जागीरी दमन या विरोध का, जागीरी दमन अथवा विरोध का भरपूर सामना करना पड़ा। और नतीजा क्या निकला? सबसे पहले 28 मार्च, तारीख याद रखना भैया, 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हमने कहा था मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 को स्थापित हुई थी। किसके द्वारा? रणछोड़ दास गट्टाणी जी के द्वारा, राइट। लेकिन ये जून तक, ये प्रतिबंध मात्र जून महीने तक ही चला। जून में इस प्रतिबंध को पुनः समाप्त कर दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी घटना घटती है सोजत पाली के अंदर। किसान इस बात को लेकर बड़े ही आंदोलित थे, और एक घटना घटती है, चंद्रावल घटना। चंद्रावल घटना, ये घटना कहाँ पे घटती है? सोजत
पाली में। ये घटना 28 मार्च 1942 को कार्यकर्ता मांगीलाल के द्वारा, 28 मार्च 1942 से 42, सॉरी, एक प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे मांगीलाल। उन्होंने सोजत पाली के अंदर जो चंद्रावल कस्बा था वहां पर उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन किया, इसको चंद्रावल घटना के नाम से जाना जाता है। उत्तरदायी शासन दिवस का याद रखिएगा, उत्तरदायी शासन दिवस का आयोजन किया गया 28 मार्च 1942 को कार्यकर्ता मांगीलाल के द्वारा। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है कि किसान ये बोल रहे हैं कि हमें राजा के शासन की आवश्यकता नहीं है, राजा के न्याय की, राजा की पुलिस की, राजा की फौज की, राजा की अन्य जो संस्थाएं हैं उनकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वी आर कैपेबल टू रन आर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हम अपने ग्रामीण शासन को चलाने के लिए खुद मुख्तार हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी सामंत, कोई भी जागीरदार, कोई भी राजा इस सीधी चुनौती को, जो उसकी रियासत की संप्रभुता को सीधी चोट पहुंचा रहा है, कभी पसंद नहीं करेगा। तो 28 मार्च 1942 को मांगीलाल के द्वारा जो सोजत के अंदर, चंद्रावल के अंदर जो उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया, ये सीधी चुनौती थी राजा को। तो राजा के सामंतों या जागीरी तत्वों के द्वारा फिर उसके पश्चात जो भयंकर लाठीचार्ज किया गया वो आप समझ सकते हैं। इसी समय मंगल सिंह कछावा के द्वारा मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की जाती है, जो कि इस किसान आंदोलन की दिशा, इस किसान आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 1941 में, 41 में मंगल सिंह कछावा के द्वारा, जो किसान थे उनके द्वारा की जाती है। संस्थापक कौन है? देख लीजिएगा, संस्थापक है मंगल सिंह कछावा। क्योंकि मारवाड़ किसान सभा की जब स्थापना होती है तो फिर इस मारवाड़ किसान सभा को अमली जमा पहनाने के लिए एक बड़ी भारी किसान सभा का आयोजन किया जाता है। उस किसान सभा को बोला गया है डाबड़ा किसान सभा, और वहां पर जो गोलीबारी होती है, जो हत्याकांड होता है, वो डाबड़ा हत्याकांड के रूप में फेमस हो जाता है। डाबड़ा हत्याकांड के रूप में वो जाना जाता है। अब साहब क्या है डाबड़ा हत्याकांड? 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 का दिन है। डाबड़ा नामक गांव में, जो कि डीडवाना नागौर में आता है, यहाँ पर मथुरादास माथुर के द्वारा जो किसान सभा की स्थापना मंगल सिंह कछावा के द्वारा 1941 में मारवाड़ किसान सभा के रूप में की गई, उनके कार्यकर्ताओं का, किसानों की एक सभा का आयोजन किया गया था। इसके अंदर गोलीबारी की जाती है और इसमें कई सारे किसान मारे जाते हैं, जिनमें 12 किसान शहीद होने की हमारे सामने खबर है। अब आप देखिएगा, इसमें मोतीराम चौधरी जो जाट किसान थे और उनके पुत्र पन्नाराम चौधरी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई थी, इस शक की बिना पर कि आपने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ पर शरण दी। दावड़ा हत्याकांड जो दावड़ा में होता है, प्रतिवर्ष 13 मार्च को यहाँ पर एक मेला लगता है। तो मोलासर के यहाँ पर जो सेठ डूंगर जी, कुछ बातें बड़ी ही निराली निकल कर आती हैं सामने, कि मोलासर के जो ठाकुर हैं, मोलासर सेठ जी, सॉरी, ठाकुर नहीं, डूंग जी के द्वारा, डूंगर जी, प्रशासन को, ठिकानेदार को यहाँ पर यह हिदायत दी जाती है कि भाई, जो नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप लोगों को अनावश्यक नेताओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जो होना था वो हो गया है।
अब आप इन किसानों को या इन किसान नेताओं को मुक्त कर दीजिए। तो डाबरा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके पश्चात आप जानते हो कि अगस्त में देश आजाद हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर जितने भी प्रतिबंध वगैरह लगाए गए हैं वो फाइनली समाप्त कर दिए जाते हैं। तो मोटे तौर पर आपने अब तक तीन हत्याकांड देख लिए। एक तो आपने हत्याकांड देखा गोविंदपुरा हत्याकांड, एक आपने हत्याकांड देखा डाबी हत्याकांड, एक आपने देखा हत्याकांड कौन सा, डाबड़ा हत्याकांड। गोविंदपुर हत्याकांड 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 ईस्वी को संपन्न होता है। इनके बारे में स्थान भी देख लीजिए। गोविंदपुरा जो हत्याकांड है वो कौन कौन से किसान आंदोलन में, बेगू पीजेंट मूवमेंट में। डाबी हत्याकांड बूंदी पीजेंट मूवमेंट में। डाबड़ा हत्याकांड मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट में संपन्न होता है। अशोक जी, कविता जी, विजेंद्र जी, इस सब चीजों को देखिए और मुझे बताइए कि मारवाड़ किसान आंदोलन भी आपने समझ लिया है या नहीं समझा है। महत्वपूर्ण है डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को। तो अशोक, कविता, विजेंद्र, आगे बढ़ जाऊं? क्या अच्छे से समझ में आ गया है? डाबड़ा भी मतलब ये जोधपुर किसान आंदोलन भी, मारवाड़ किसान आंदोलन भी। इसके बाद जो अगला किसान आंदोलन है वो है अपना अलवर किसान आंदोलन। अलवर और मेव किसान आंदोलन छोटे छोटे ही हैं। उनमें अपने को बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी विजेंद्र, एक बार आप पीछे का भी देख लीजिए साथ के साथ, ताकि सारी बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 10 बजे टेस्ट का याद रखना भैया। संडे को टेस्ट है आपके प्राचीन राजस्थान का दोबारा, जो मैं ले चुका था। उसी पोर्शन का दोबारा टेस्ट होगा नए प्रश्नों के साथ। चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा। ये है आइएगा, अगला जो किसान आंदोलन है वो है आपका अलवर किसान आंदोलन। अलवर पीजेंट मूवमेंट। आप जानते हो अलवर के महाराजा का नाम जय सिंह जी था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, कुछ विशेषताएं हैं अलवर किसान आंदोलन की। अलवर किसान आंदोलन, मैंने कहा यहाँ जागीरी क्षेत्र कम था, जागीरी शोषण कम था, शिक्षा का स्तर किसानों में ज्यादा था, उनके विचार प्रगतिशील थे।
तो यहाँ यहाँ उच्च लगान की दरें या उच्च अतिरिक्त बेगार या लाग बाग को लेकर आंदोलन नहीं चला। असल में अलवर महाराजा जयसिंह ने एक फरमान निकाला कि आप जंगली सूअरों का शिकार नहीं करोगे। किसानों ने कहा भाई आप एक तरफ तो टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हो और फिर जो फसलों का नाश करते हैं जंगली सुअर उनकी शिकार की आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हो। क्योंकि इस इलाके में कई राजपूत भी किसान थे, कृषक थे, तो वो भी सशस्त्र तौर पर लामबंद हुए। नरेश के प्रति जनरली बहुधा सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो राजपूत समाज था वो हमेशा ठिकानेदार या राजा को सपोर्ट करता है था। अलवर में उल्टा मामला हुआ कि सशस्त्र जो राजपूत कृषक थे वो भी लामबंद हो गए राजा के विरुद्ध में। और यहाँ पर आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, यहाँ पर मतलब ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि अलवर रियासत या महाराजा जयसिंह का संबंध मेव किसान आंदोलन के साथ भी है। मेव असल में धर्मांतरित वो हिंदू हैं जो मुस्लिम बन गए मेव मुस्लिम के रूप में, जो अलवर भरतपुर रियासत में ज्यादा पाए जाते हैं। बहरहाल इस आंदोलन का पटाक्ष बड़ा ही विवादास्पद तरीके से हमारे सामने होता। तो जो अलवर किसान आंदोलन है इसकी अवधि है 1921 से लेकर 1925 में। 1921 से लेकर आप 25 तक कह सकते हो। 1921 में याद रखिएगा अलवर महाराजा जयसिंह जी के द्वारा अलवर महाराजा जयसिंह ने जंगली सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। जंगली सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और इधर आपने उल्टा क्या किया, 23-24 के अंदर 1923-24 ईस्वी में दूसरी तरफ आपने क्या किया कि लगान में बढ़ोतरी कर दी। आप आइडिया लगाइएगा, जब ऐसा हो गया तो यहाँ पर जो क्षत्रिय कृषक थे, जो कृषक राजपूत कृषक थे, वो सशस्त्र तौर पर राजा या रियासत के प्रति लामबंद हो गए, जो इस किसान आंदोलन की सबसे अनोखी विशेषता थी। याद रखिएगा, इवन आप यकीन नहीं मानोगे, राजा को ये फरमान जारी करना पड़ा कानून के तहत कि सशस्त्र किसानों का जत्था राजधानी अलवर के अंदर एकत्रित नहीं होगा। तो आप लोग देखिएगा कि 6 मई 1925 को ये आदेश पारित किया गया। थानागाजी, बानसूर जैसी तहसीलों के, राजगढ़ जैसी तहसीलों के अंदर ये बात लगाई गई कि आप किसी भी सूरत में इन कानूनों के विरोध में अलवर की बानसूर तहसील के कस्बे निमूचना में एक किसान सभा का आयोजन किया जाता है और वहीं पर प्रसिद्ध निमूचना हत्याकांड भी घटित हो जाता है, जो 14 मई 1925 ईस्वी को अलवर की बानसूर तहसील में संपन्न होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो गोली चलाने वाला जो व्यक्ति था वो था कप्तान छाजू सिंह एवं गोपाल दास। गोलीबारी करने वाला जो पुलिस अधिकारी है उसका नाम है कप्तान छाजू सिंह एवं गोपाल दास। आप आइडिया लगाइएगा, जो गोलीबारी हुई 14 मई 1925 को, उसमें 150 लोग मारे गए या यहाँ पर शहीद होते हैं। अब आप बहुत अच्छे से आइडिया लगाइएगा कि ये जो खबर थी ये इसकी जांच राजस्थान सेवा संघ के द्वारा की गई।
1919 में वर्धा से विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में स्थापित संघ और राजस्थान सेवा संघ ने, ये बात भी याद रखना, इसकी जांच का जो उत्तरदायित्व था, जो जिम्मा था, वो किसे सौंपा? तरुण राजस्थान नामक समाचार में राजस्थान सेवा संघ की जो जांच समिति की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित होती है, और उसमें इसे निमोचना हत्याकांड को, याद रखिएगा, तरुण राजस्थान में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। जिसको आप निमोचना हत्याकांड कहते हैं, उसको लेकर कुछ विवाद है, वो भी मैं आपके सामने बिल्कुल कंफर्म कर दूं ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं हो। मिस्टर एम के गांधी ने निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही बोला। दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स। एवं बर्बर हत्याकांड बोला आदरणीय गांधी ने। इसी संदर्भ में याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निमोचना को नहीं कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड को बोला गया है। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पहाड़ी पर जो संत सभा का अधिवेशन आयोजित होता था, तो निमोचना हत्याकांड को गांधी ने, एम के गांधी ने, दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स हत्याकांड बतलाया है। लेकिन याद रखना, यदि राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आपके सामने आ जाती, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी को बांसवाड़ा की मानगढ़ धाम पहाड़ी पर बांसवाड़ा महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय के काल में जो गोलीबारी हुई थी, जहां पर 1500 से अधिक भील मारे गए थे मानगढ़ धाम हत्याकांड में, उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड पुकारा गया है, जो 17 नवंबर 1913 को हुआ है। लेकिन कुछ बातें फिर बड़ी, मैं बार बार जो कहता हूँ, इंपॉर्टेंट, मुझसे पढ़ोगे तो पक्की बात निकलेगी ही निकलेगी। औरों के बारे में कुछ कह नहीं सकता, और अपने बारे में दावे से बात करना मेरी फितरत में है। अब आप देखिएगा, जो निमोचना हत्याकांड है, दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, रियासत। दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, रियासत। अब यहां पर यह महत्वपूर्ण है, रियासत नामक समाचार पत्र ने, जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला है रियासत नामक समाचार पत्र ने। लेकिन राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब बात आएगी, तो आप मात्र मानगढ़ धाम हत्याकांड, जो 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा हत्याकांड में, जिसको भगत आंदोलन भी कहा जाता है, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व वाला, को कहा जाता है। यद्यपि गांधी ने इस निमोचना हत्याकांड की आलोचना करते हुए इसे दोहरी डायरशाही
या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स हत्याकांड बोला। इस हत्याकांड के पश्चात बैकफुट पर आए अलवर महाराजा जयसिंह ने फाइनली फिर 18 नवंबर 1925 को फैसला किया, 18 नवंबर 1925 को आपने फैसला किया कि हम लगान में वृद्धि को वापस लेते हैं। हाँ राजा जी, ये अक्ल पहले ही आ जाती, इतने लोग तो नहीं मारे जाते जब अपने कदमों को पीछे खींचना ही था। तो सुअर के शिकार, जंगली सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध को लेकर जो ये आंदोलन चलाया गया, अलवर किसान आंदोलन, ये फाइनली समाप्त होता है। जो लगान में वृद्धि हुई जंगली सुअरों के शिकार में प्रतिबंध लगाने के पश्चात 2324 में, 25 में, एक साल के अंदर अंदर, जब 14 मई 1925 को निमोचना हत्याकांड घट जाता है, उसके पश्चात फिर आपको ये घोषणा वापस लेनी पड़ती है। कंफर्म करिएगा ये आंदोलन भी समझ में आया है या नहीं आया है, बताइएगा। अलवर किसान आंदोलन जी, कविता, बाकी लोग। अरे राम, ये सुमित्रा कहाँ भाग गई आज? और उपेंद्र को क्या हो गया भाई? तो समझ में आ चुका है सभी लोगों को अलवर किसान आंदोलन। आज का लास्ट टॉपिक में उठाने जा रहा हूं मेव किसान आंदोलन। आज आपने बरड़ किसान आंदोलन पढ़ लिया, आज आपने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ लिया, आज आपने अलवर किसान आंदोलन पढ़ लिया, और अब आप मेव किसान आंदोलन। ये बड़ी वाहियात सी बात है, ये बड़ी वाहियात से बात है कि यदि आप मेव, जो मुस्लिम आंदोलन था, उसको किसान आंदोलन बोलते हैं। और यही यही दुष्प्रचार है, यही साजिश है इस देश के इतिहास के साथ वामपंथी घटिया इतिहासकारों की, कांग्रेसी विचारधारा के इतिहासकारों की, जिन्होंने इस देश का पूरा बंटाधार कर दिया। किसी भी सूरत में यह आंदोलन किसान आंदोलन था ही नहीं। ये शुद्ध रूप में राजस्थान का प्रथम सांप्रदायिक दंगे थे, मुस्लिम आंदोलन था। आज भी यही परंपरा चल रही देश में, यही परंपरा चल रही है। आप पत्थर फेंक देते हो, आप आगजनी कर देते हो, दुकानें लूट लेते हो, तो भटके हुए नौजवान हैं। और यदि आप उनके खिलाफ कार्यवाही करते हो तो फिर कुछ तबका बड़ा पढ़ा लिखा, जो जिनको मैं बिल्कुल घटिया, मतलब वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेकिन उनको मैं बिल्कुल शुतुरमुर्ग कहता हूँ, जिनकी टांगे ऊपर है हवा में और जमीन में उनकी गर्दन गड़ी हुई है, घाघ की तरह इस राष्ट्र को खा रहे हैं, नोच रहे हैं गिद्धों की तरह, वो लोग सामने आ जाते हैं। फिर वो बवाल करते हैं कि साहब उनके विरुद्ध कार्यवाही, किस उसके विरुद्ध करो। अरे तो क्या भाई, वो जो जो हरकतें वो कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्या वो भी संविधान से पूछ के कर रहे हैं, किसी सरकार से पूछ के कर रहे हैं? दंगाइयों को दंगाई नहीं बोलोगे, अपराधी को अपराधी नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे? उसी संदर्भ में मैं आपसे पूरे होश हवास में बात कर रहा हूँ। जो मेव आंदोलन है, गलती से आपको पुस्तकों में उसको किसान आंदोलन पढ़ाया जाता है, ये शुद्ध रूप में बलवा था, दंगा था, और उसको मैं उसी रूप में लिखूंगा। याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं मेव सांप्रदायिक दंगे। आंदोलन नहीं था, किसान आंदोलन नहीं था। मेरे पास तो खैर पूरा सामान है इस बात को सिद्ध करने का। नेक्स्ट देखिएगा, मेव सांप्रदायिक आंदोलन, इसको आप यदि किसान आंदोलन बोलते हैं, भैया आपसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। हालांकि आपका क्या दोष है भाई, जब आपने पढ़ा ही नहीं। सही बात तो ये है, तो मैं आपको तो खैर क्या दोष दूं। मेव सांप्रदायिक आंदोलन, भैया बताइएगा कौन सा किसान आंदोलन है, कौन से किसान हैं जो हत्याएं करते हैं, सेना पर हमला करते हैं? कौन से किसान हैं जो ये कहेंगे कि मस्जिदों में मदरसे स्थापित करिए? कोई किसान है भारत के अंदर जो कहेगा कि बांध बनाओ, हमें घास काटने की परमिशन, या सड़कों का निर्माण? इस प्रकार की, आप जानते हो कि मस्जिदों का निर्माण करवाया जाए,
ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी चरमपंथी मांगों से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसकी जो अवधि है, सबसे पहले देखिएगा, मेव सांप्रदायिक आंदोलन की वो अवधि है 1932 से लेकर 33। इसका जो केंद्र था वो अलवर और भरतपुर रियासतें थी, जहां पर ये जहां पर ये मेव मुस्लिम बहुल इलाका था। ये भी याद रखना, ये वही इलाका, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये वही मेव हैं, बड़े देशभक्त लोग अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने मत्स्य संघ के निर्माण के दौरान भारतीय संप्रभुता को चुनौती देते हुए अलग से पाकिस्तान की तरह एक पृथक मुस्लिम बहुल इलाका मेवस्तान बनाने की घोर साजिश कर ली थी। जब इनके चमड़ियां उतरी, जब इनके तोड़े गए, हाड़ पसले, तब जाके इनके अक्ल ठिकाने आई थी। तो ये वो लोग थे, ये वो कट्टरपंथी चरमपंथी लोग थे, जिन्होंने जो जो राष्ट्रभक्त, जो सच्चे इस्लाम के अनुयायी थे, जो जो वास्तव में भारतीय थे, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जो देश का उस जमाने में माहौल था। और मुट्ठी भर लोगों की वजह से कई बार पूरा पूरा जो एक संप्रदाय होता है, जो एक धर्म होता है, जो एक जाति होती है, वो बदनाम हो जाती है। तो खैर, मैं उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं देखता हूँ कि गंदगी सभी जगह पर है, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। हर जाति के अंदर, हर समाज में में बुरे लोग होते हैं। तो बात बात सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं है। मैं मुस्लिम समाज की बात कर भी ना रहा हूँ, मैं तो मेयो मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, जो इतिहास से। बाकी तो आप जानते हो कि इस देश को नुकसान जितना सरफिरे बेवकूफ हिंदुओं के द्वारा पहुंचाया गया है आज भी, उतना तो शायद, खैर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये बेकार की तकरीरें और बहसें हैं। सो मैं हूं मुस्लिम, यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया वो डॉक्टर अली में और यासीन अली चौधरी के द्वारा किया गया था। तो नेतृत्व भी किया गया डॉक्टर मोहम्मद अली में एवं चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान, यदि मैं कहूं कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, प्रथम बार सांप्रदायिक तनाव इसी आंदोलन के दौरान राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलता है। कारण क्या था, मैं बार बार कह चुका हूँ, यहाँ पे किसान मांगे नहीं थी, यहाँ पर मांगे थी मस्जिदों में मदरसों की स्थापना की जाए, पढ़ाई लिखाई की स्थापना की जाए, इस तरह की बातें यहाँ पर कही जाती हैं। खैर, एक संस्था का जिक्र इस आंदोलन के दौरान बार बार होता है, इसका नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसकी स्थापना मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 में की गई थी। ये इसकी स्थापना तो असल में हुई थी एक तरह से मुसलमानों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, एक शैक्षणिक संस्था के रूप में, लेकिन जल्दी जल्दी ही इसके द्वारा जो तनाव हुआ वो एक सांप्रदायिक रंग लेता चला गया। और आप देखिएगा कि जहां जहां मेव मुस्लिम बहुल बहुल इलाके थे, वहां पर जैसे तिजारा जो क्षेत्र है अलवर के अंदर, वहां पर शाही रियासती फौजों पर हमला भी किया गया था। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने मेव मुसलमानों का साथ दिया, किसी भी सूरत में अलवर महाराजा जयसिंह जी को सपोर्ट नहीं किया गया। और आपको यह भी आश्चर्य होगा कि मेव मुसलमानों के दबाव के चलते, इसे ही कहा गया है मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, यही है, फूट डालो और राज करो की नीति। और आप लोगों को यकीन होगा, इसी संदर्भ में आप लोग इसी उसी संदर्भ में आप देख सकते हो कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो सरकारें इस देश में रही, उन्होंने भी वही नीति अपनाई, क्योंकि सबसे अधिक अंग्रेजों के संपर्क में वही लोग थे। फूट डालो, राज करो, मुस्लिम अपीजमेंट, अच्छे लोगों का नहीं, जो कट्टरपंथी चरमपंथी लोग हैं, जो खाते देश का है लेकिन उनको अपने अब्बा हुजूर कहीं बाहर के नजर आते हैं। तो ये वो असल में ये वो तबका था। तो आप लोग देखिएगा, यदि मैं सारी घटनाक्रम आपके सामने रखूं, नवंबर 1929 के अंदर, वरना आप लोग सोचिएगा, जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, या कुछ राष्ट्रभक्त तबका भी इस देश में रहा, जिसने विभाजन का सख्त विरोध किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, अब्दुल गफ्फार खान साहब,
सीमांत गांधी, बादशाह खान, जंगी पठान, क्या क्या नहीं कहा गया है इन लोगों को। कितने कितने यहाँ पर मैं अल्लामा इकबाल जैसे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कभी भारत की एकता की बात करी थी, फिर वो पाकिस्तान की बात करने लगे। मैं उन शुद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए। उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है इस तरह के सरफिरे कुछ एलिमेंट्स के द्वारा। और असल में ये वो तबका होता है हर समाज में, हर जाति में, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जिन्हें भड़काना या बहकाना आसान होता है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, नवंबर 1932 में नवंबर 1932 ईस्वी में इस आंदोलन के दौरान कई जगह पर, जो किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़ की जो तहसील वगैरह थी, यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया कि लगान नहीं देना है। आदि जगह पर नो टैक्स, लगान अदा नहीं करना है, नवंबर 1932 में। 7 जनवरी 1933 आते आते ये आंदोलन रंग बदलता है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गोविंदगढ़ नामक इलाके में धार्मिक उन्मादियों द्वारा राजकीय सेना पर हमला कर दिया जाता है। 7 जनवरी 1933 को, 9 जनवरी 1933 को याद रखिएगा, 9 जनवरी 1933 को जब अलवर महाराजा जयसिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को अनुरोध किया कि प्लीज आप आइए, हमें सपोर्ट करिए हालात को सुधारने के लिए, तो अंग्रेज फौज अलवर पहुंच जाती है। और फिर मैं उपद्रवियों के दबाव में आकर मई 1933 में, याद रखिएगा इस बात को, मई 1933 में मेव उपद्रवियों के दबाव में आकर ब्रिटिश हुकूमत अलवर महाराजा जयसिंह जी को राज्य से निष्कासित कर देती है। और आप आइडिया लगाइए, सोच के देखिएगा क्या पराकाष्ठा है। एक राजा के, एक एक वंशानुगत तौर पर जो राजशाही चली आ रही है, वो कुछ दंगाइयों के कारण ब्रिटिश हुकूमत सिर्फ उन्हें संतुष्ट करने के लिए अलवर महाराजा के पद को मतलब निष्कासित कर दिया था। उसके बाद फिर ये जो मेव सांप्रदायिक आंदोलन था, ये समाप्त होता है। कंफर्म करिएगा, आज हमने 4 आंदोलन समाप्त किए हैं। कैसी लगी क्लास? कविता, अशोक, विजेंद्र, ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन था, मेव सांप्रदायिक आंदोलन असल में। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग। इसके बाद मैं आज की क्लास का एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी जो मैटर आज अपन लोगों ने पढ़ा है। विजेंद्र, अशोक, अच्छे से